Hello friends and welcome to my YouTube channel Suvi Life. From this video we are going to start a new series which is about reading stories and learning structures from them. तो आज के इस वीडियो से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम स्टोरीज पढ़ेंगे और नए नए स्ट्रक्चर्स नए नए वर्ड्स सीखेंगे। ये मैंने क्लास 7 से एक स्टोरी लिया है और इस बुक में जितने भी स्टोरीज दिए हुए वो सभी हम करेंगे। तो ये क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए केवल नहीं है बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और आप जानते हैं स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और इंटरेस्टिंग तरीके से अगर हम कुछ सीखते हैं तो हम अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो हम स्टोरी के माध्यम से अच्छे सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ किंग हैज़ चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। ठीक है, ये काफ़ी नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि एक राजा के पास 3 सवाल हैं और वो उनका आंसर ढूंढ रहा है। सीक मीन्स होता है ढूंढना। ठीक है, कोई चीज़ ढूंढते हैं उसको सीक कहा जाता है इंग्लिश में। व्हाट आर द क्वेश्चंस, प्रश्न क्या है यानी किन सवालों का जवाब वो ढूंढ रहा है। डज द किंग गेट व्हाट ही वॉन्ट्स, क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है, यानी कि क्या राजा के प्रश्नों का उत्तर मिला। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी में क्या दिया गया है। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। ठीक है, ये जो विचार है ये 3 सवाल वाला, ये एक राजा के मन में आया। उसने सोचा कि अगर मैं 3 सवालों के जवाब जान जाऊं तो मैं जीवन में कभी भी असफल नहीं होऊंगा। ठीक है, दिस 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें क्या है यानी कि कौन से सवाल है राजा के मन में जो वो अगर जान जाएगा उसका जवाब तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, किसी भी कार्य के शुरुआत करने का सबसे सही समय कौन सा होता है। ठीक है, यानी राइट टाइम टू स्टार्ट एनी वर्क, पहला सवाल। ठीक है, यानी कि कोई भी काम हम करना चाहे तो कब हम शुरुआत करें, उसके शुरुआत करने का सही समय क्या है। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि बहुत से, चूंकि राजा है तो उसके दरबार में बहुत तरह के लोग हैं, सबका अलग अलग काम है, तो किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए। ठीक है, यानी कि वे लोग कौन है जिनकी बातें उन्हें सुननी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो उनके लिए कौन व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात कही जा रही है। और तीसरा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है, किस कार्य को उसे करना चाहिए। तो ये 3 सवाल हैं। पहला आपको याद रखना है क्योंकि आगे जो भी जवाब आप पढ़ेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला यही है कि कोई भी काम करने का सही समय क्या होता है। दूसरा, किन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए, यानी कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी कि किस कार्य को करना चाहिए राजा को। तो ये 3 सवाल हैं। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, जैसे द किंग therefore, इसीलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स यानी संदेश वाहकों को भेज दिया थ्रू आउट हिज किंगडम,
यानी कि जो भी उसका राज दरबार था उसके चारों तरफ संदेशवाहकों को भेज दिया। अब जो यहाँ पे आप प्रोमिसिंग देख रहे हैं, प्रोमिसिंग का मतलब होता है वादा करते हुए, ठीक है। यानी कि ये वादा करते हुए संदेश भेजा कि जो भी इन प्रश्नों का जवाब देगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, ठीक है, बहुत से पैसे दिए जाएंगे। तो ये प्रोमिसिंग, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसका मतलब यानी कि कोई भी काम करते हुए, जैसे एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं, ओपनिंग द डोर आई एंटर्ड द रूम, यानी दरवाज़ा को खोलते हुए मैं अंदर घुसा, मैंने कमरे में घुसा, ठीक। तो उसी तरह से प्रोमिसिंग यानी क्या होता है, वादा करते हुए। यानी क्या वादा करते हुए, तो राजा ने एक बड़े अमाउंट का वादा करते हुए संदेशवाहकों को अपने पूरे साम्राज्य में चारों तरफ भेज दिया कि जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे वो धन, बहुत सारा धन दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. ठीक है, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए, ठीक है, राजा के पास बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए, हर तरफ से संदेश की पहुंच चुकी थी वहाँ, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सबका जवाब अलग आया, ठीक है। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, सब अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. देखिए, जो पहला सवाल क्या था, What is the right time to start anything or to begin any work? कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है? तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने क्या कहा, किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, ठीक है, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा कि इसी तरह से कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि अगर टाइम टेबल बना लेते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो सभी काम ऑटोमेटिक अपने समय पर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जवाब जो है वो अलग है। राजा ने ये नहीं पूछा कि मैं अपना काम समय पे कैसे करूं, राजा ने ये पूछा था कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या होता है। तो ये जवाब तो उन्होंने गलत दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव सी बात है कि कोई भी व्यक्ति एडवांस में ही कैसे डिसाइड कर सकता है कि कोई काम करने का सही समय क्या होगा। यानी कि मुझे कोई काम कल करना है तो आज मैं अगर टाइम टेबल बना कर लिखूँगा, अपने टाइम टेबल लिखूँगा कि मैं कल इतने बजे इस काम को करूँगा, तो ये बिल्कुल असंभव सा है, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आप सीख सकते हैं जो कि है प्रीपोजिशन प्लस वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। यानी कि जब भी कहीं आप फॉर लगाते हैं तो उसके बाद में जो भी वर्ब लगाना हो उसमें आईएनजी लगा दें। जैसे यहाँ पे है द राइट टाइम फॉर जो आया उसके बाद में डूइंग है समथिंग, यानी कि कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, एडवांस में समय तय कर पाना ये मुश्किल सा था। तो आपको यहाँ पे यही सीखना है कि जब भी फॉर आप लगाएं, फॉर के बाद यदि कोई वर्ब लगाते हैं तो उसमें आपको आईएनजी लगाना है। जैसे दूसरा एग्जांपल देते हैं, ही वर्क्स हार्ड फॉर मीटिंग हिज फैमिलीज नीड, यानी कि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो फॉर के बाद में मैंने क्या लगाया, मीटिंग द नीड्स, ठीक है। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि जो ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है। चलिए अब कहानी आगे पढ़ते हैं। द किंग
should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. अब ने क्या कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे तो सबका जवाब जानना था। तो और दूसरे लोगों ने कहा कि द किंग शुड नोटिस ऑल डेट वॉज गोइंग ऑन, कि राजा को क्या करना चाहिए, सब चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। ठीक, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, ये जो फुलिश प्लेजर, ये जो राजा लोग जो करते हैं, मदिरा पीते हैं, बाकी जो नृत्य का मजा लेते रहते हैं, ये सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए राजा को। ठीक है, और बाकी सब चीज़ को नोटिस करना चाहिए जो उनके दरबार में हो रहा है। एंड और ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही काम करे जो उस समय उचित लगे। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि राजा क्या करे, ये जो नृत्य का आनंद लेते हैं, ये मदिरा पीते, ये सभी चीज़ों को, ये सभी जो प्लेजर्स है, यानी कि उनमें राजा को खुशी मिलती है ना, तो ये सब चीज़ों को फिलहाल हटा देना चाहिए और बाकी कामों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, और वही काम करे जो उस समय ज़रूरी लगे कि हाँ ये काम करना ज़रूरी है। Yet others said, yet मीन्स होता है फिर भी दूसरे लोगों ने कहा that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. ठीक है, फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन, ठीक है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन का मतलब होता है, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है काउंसिल का, अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, यानी कि बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप होता है जो जिन्हें स्पेशली चूज़ किया जाता है कि कोई किसी विषय पर सलाह दे सके, ठीक है, या फिर कोई नियम कानून बना सके। ठीक है, तो दूसरे लोगों ने क्या कहा कि राजा को एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन चाहिए। देखिए वाइज के बाद यहाँ पर मैन दिया हुआ है, क्योंकि मैन सिंगुलर होता है और मैन उसका प्लूरल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं इसीलिए यहाँ पर मैन दिया हुआ है। तो हर एक चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत से मीनिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इससे आपका रीडिंग सेक्शन भी अच्छे से कंप्लीट होगा। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ठीक है, अब जिन्होंने सलाह दिया कि भाई राजा को क्या चाहिए, एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन चाहिए। ठीक है, बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप चाहिए जो उन्हें सलाह दे सके कि कौन से काम सही समय पे करना है, ठीक है, कौन सा काम कब करना है। तो उन्होंने तर्क दिया है कि तर्क ये है क्योंकि एक अकेला आदमी, ठीक है, एक अकेला आदमी ये तय नहीं कर पाएगा कि कौन सा काम उसे किस समय करना है। ठीक है, तो ये तर्क दिया उन्होंने कि एक अकेला आदमी भाई ये कभी तय नहीं कर सकता कि उसे कौन सा काम किस समय करना है, इसीलिए उन्हें काउंसिल ऑफ वाइज मैन की ज़रूरत है। बट देन अदर्स सेड डैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन दूसरे ने विरोध कर दिया। तो इसी तरह से चल रहा था, दरबार में सभी वाइज मैन को बैठा दिया गया था और सभी से प्रश्न तो सब सेम थे, सभी अपने अपने तर्क दे रहे थे, कोई एक दूसरे से अपोज कर रहे थे। ठीक है, सबका अलग अलग मत है। तो देखिए आगे क्या होता है, बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने क्या कहा अपोज करते हुए कि नहीं भाई ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ही अर्जेंट हो। ठीक है, दिस थिंग्स
could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब देखिए क्या बात आ गई। तो कुछ लोगों ने काउंसिल वाले बात का विरोध करते हुए कहा कि भाई कुछ बातें हो सकती है कि अर्जेंट हो, कुछ काम राजा के पास ऐसे आए जो कि बहुत ही अर्जेंट हो और उसका तुरंत निर्णय लेना ज़रूरी हो, और चूँकि काउंसिल ऑफ जो वाइज मैन है उन्हें निर्णय लेने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि वो सोच विचार करने लगेंगे। इसीलिए किसी काम को सही समय पर करने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूचर में देखा जाए। ठीक है, फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं? तो फ्यूचर में केवल मैजिशियंस ही देख सकते हैं। इसीलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। ठीक है, राजा को मैजिशियन के पास जाना होगा और उन्हीं से सलाह लेना पड़ेगा। अब ये पहले सवाल जवाब समाप्त हुआ। अब आते हैं दूसरा प्रश्न क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी किन लोगों की बात माननी चाहिए। बहुत हर तरह के लोग हैं, तो किन लोगों की बात राजा को माननी चाहिए? चलिए देखते हैं। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजा के लिए वो है उनके काउंसलर्स। काउंसलर्स यानी कि होता है जो मेंबर ऑफ काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, अभी काउंसिल की बात हुई है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको काउंसलर्स कहा जाता है। यानी कि पूरे ग्रुप को काउंसिल कहा जाता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें काउंसलर्स कहा जाता है। ठीक, तो कुछ ने कहा काउंसलर, अदर्स सेड, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट्स, यानी जो पुजारी है। ठीक है, जो पुजारी लोग हैं, जो पुरोहित है, जो पूजा अर्चना करवाते हैं, वो सबसे ज़रूरी है, उनकी सलाह माननी चाहिए राजा को। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कुछ ने कहा कि भाई डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर की सलाह मानिएगा तो अच्छा रहेगा कि डॉक्टर आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन कुछ ने कहा नहीं भाई, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोल्जर। तो इतने सारे जवाब सुनकर राजा फिर भी संतुष्ट नहीं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखा दूँ, अ फ्यू और द फ्यू। एक होता है फ्यू, दूसरा होता है अ फ्यू और तीसरा होता है द फ्यू। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल फ्यू और अ फ्यू के बारे में बता दूं। जहाँ भी आपको अ फ्यू लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है कि हाँ, यानी पॉजिटिव। अगर केवल फ्यू लिखा रहे तो होता है न के बराबर। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बोलेंगे तो इसका मतलब है कि न के बराबर, यानी कि कोई मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहता है, एक दो न के बराबर दोस्त है मेरे। लेकिन वहीं मैं बोलूँ कि मेरे पास कुछ किताबें हैं और बोलूँ आई हैव अ फ्यू बुक्स, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, यानी कि इतना है कि मैं कहीं उसको रख सकता हूँ एक जगह, ठीक है, किसी को दिखा सकता हूँ। तो वो हो गया पॉजिटिव। इसके बारे में जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, क्योंकि अभी कहीं टाइपिंग करने का भी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मैं कॉपी में लिखकर आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फिलहाल आप इसको रहने दें। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। अच्छा, तीसरा प्रश्न क्या था?
बोले तीसरा प्रश्न जानते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? वो यही था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फॉर हिम टू डू, यानी कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो कुछ ने कहा साइंस, भाई विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में आप जो करते हैं। दूसरा जो क्या नहीं, फाइटिंग, कि आप जो लड़ाई करते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, यानी आप जो धार्मिक कार्य करते हैं वो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ भी लोगों में एकमत नहीं दिखा, लोगों ने एक जवाब नहीं दिया, अलग अलग जवाब दिए। अब यहाँ पे राजा क्या करता? As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि जो जवाब थे, जो इतने भी प्रश्न थे, सबके जवाब अलग अलग थे। सबके जवाब भी अलग थे और एक दूसरे से कोई भी सहमत नहीं हो रहे थे। इसीलिए राजा ने कोई इनाम नहीं दिया, क्योंकि राजा ने प्रॉमिस किया था कि अगर कोई का जवाब दे तो उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ना कि हाँ राजा संतुष्ट हो। जब राजा ही संतुष्ट नहीं हुआ उस जवाब से, किसी के भी जवाब से, तो इनाम कैसे मिलता? Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. ठीक है, तो इनाम देने के बदले उसने क्या डिसाइड किया? He decided to seek, देखिए यहाँ भी सीक वर्ड आ गया। तो स्टोरी में एक फायदा हो जाता है कि एक वर्ड आपको कई जगह मिलेंगे, ठीक है। तो सीक मीन्स यहाँ भी होता है ढूंढना, तलाशना, मांगना, ये सब होता है। यानी कि एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं है, बहुत सारा मीनिंग होता है। तो हो सकता है कहीं पे उसका अर्थ कुछ और हो और दूसरी जगह कुछ और, ठीक है। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि भाई मुझे एक हर्मिट की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तो हर्मिट का मीनिंग देखिए दिया हुआ है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, ठीक है। यानी कि एक ऐसा आदमी जो अकेला रहता हो और साधारण सा जीवन व्यतीत करता हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो ये भी एक स्ट्रक्चर की तरह यूज होता है, यानी कि जो विशेष रूप से, यानी कि वाइडली मीन्स क्या, यानी कि वो अपने बुद्धिमत्ता के लिए, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, ये जाना जाता है। और ये केवल राजा नहीं बल्कि चारों तरफ हर जगह के लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पे वाइडली नोन फॉर दिया है। The hermit lived in a wood which he never left. Okay, the hermit lived in a wood. Hermit वुड में रहता है। अब यहाँ पे वुड यानी ऐसा नहीं है कि वो लकड़ी में रहता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि वुड का मतलब केवल लकड़ी ही होता है, लेकिन वुड का मतलब छोटा सा जंगल भी होता है, ठीक। तो हर्मिट जो है था वो एक छोटा सा जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसे कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। अच्छा, यानी वो साधारण लोगों को छोड़कर बाकी किसी को नहीं देखता था, ठीक है। यानी उसकी एक उसूल थी कि वो साधारण लोगों को ही देखेगा, राजा ये सब को नहीं देखेगा। तो यहाँ पे एक वर्ड जो देख रहे हैं आप, बट, ही सॉ नो वन बट, लेकिन बट का मतलब यहाँ पर लेकिन नहीं है। यहाँ पे बट का मतलब है एक्सेप्ट, यानी होता है को छोड़कर, मतलब के सिवाय, यानी सिंपल लोगों को छोड़कर बाकी दूसरे को वो नहीं देखता। देखने का क्या मतलब? देखने का मतलब यहाँ पे सवाल जवाब से, यानी कि जो भी एडवाइस लेने आता है तो एडवाइस वो साधारण लोगों को दे देते थे, बाकी लोगों को नहीं देते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। देखिए, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो इसीलिए राजा चूंकि ये बात जानता था कि हर्मिट जो है वो मुझे तो जवाब देगा नहीं, मुझे एडवाइस देगा नहीं, क्योंकि ये
साधारण से लोगों को देता है। इसीलिए राजा ये बात जानता था, इसलिए उसने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। ठीक है, तो हर्मिट के हट यानी कि झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े, अपने बॉडीगार्ड सब कुछ छोड़ दिए और अकेला वहाँ पे गया, ताकि ऐसा ना लगे हर्मिट को कि ये राजा है। As he came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. ठीक है, तो जब राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आया तो उसने देखा कि हर्मिट जो था वो क्या कर रहा है, अपनी झोपड़ी के सामने डिग कर रहा है, यानी कि गड्ढा खोद रहा है। He greeted the king and continued digging. ठीक है, ने किंग को ग्रीट किया और अपना खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. क्योंकि हर्मिट जो था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए जैसे जैसे वो खोद रहा था, ठीक है, तो तेजी से सांस ले रहा था, हाँफ रहा था काफ़ी। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions. तो राजा गया हर्मिट के पास, उसने बोला कि वाइज हर्मिट, मैं आपके पास अपने 3 सवालों के जवाब के लिए आया हूँ। और उसने सवाल भी बता दिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं किसी भी काम को, ठीक है, किसी काम को सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी कौन से लोग हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, किन लोगों की आवश्यकता मुझे अधिक है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अफेयर्स का मतलब होता है थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, यानी कि वर्क बोल सकते हैं, बिजनेस यानी होता है कार्य। तो कौन सा कार्य मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। हर्मिट ने सवाल तो सबको सुन लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया और अपना खुदाई करता रहा। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. ठीक है, कि आप थक चुके हैं। राजा ने कहा कि आप थक चुके हैं, आप ये कुदाल मुझे दीजिए और अपनी जगह मुझे काम करने दीजिए। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि कोई काम करते हुए, ठीक है, तो थैंक्स कहा किसने, हर्मिट ने थैंक्स कहा। क्या करते हुए, गिविंग द किंग हिज स्पेड, यानी राजा को अपना कुदाल देते हुए उसने कहा कि थैंक्स, यानी धन्यवाद आपका, यानी अपने मेरी कमजोरी पर दया दिखाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ग्राउंड पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 3 बेड, यानी बेड मतलब होता है क्यारियाँ, 3 क्यारियाँ खोद दिए, तो वो रुक गया और अपना प्रश्न फिर से दोहराया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, Now you rest and let me work. ठीक है, अब देखिए, दी हर्मिट गेव नो आंसर, ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया हर्मिट ने, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। अब क्या करते हुए देखिए यहाँ भी आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि क्या अब वो क्या क्या सीखने को मिल रहा है। 3 बार ये रिपीट हो चुका है, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। स्ट्रेचिंग, क्या करते हुए खड़ा हुआ, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर दी स्पेड, यानी कुदाल के लिए अपना हाथ फैलाते हुए कहा कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। ठीक, और यहाँ पे एक और है, क्योंकि लेट के साथ कोई भी
सब्जेक्ट है। लेट का मतलब होता है कि अलाउ करना, आज्ञा देना, ठीक है, कोई भी काम करने की परमिशन देना। तो लेट मी वर्क यानी होता है मुझे काम करने दो, उसे काम करने दो तो लेट हिम वर्क, उसे जाने दो तो लेट हिम गो। तो इस तरह से लेट का उपयोग होता है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा भी भाई वो भी मानने वाला नहीं था, उसने भी कुदाल दिया नहीं और खुदाई जारी रखा। 1 hour passed, then another। 1 घंटे बीत गए, फिर दूसरे बीत गए। The sun went down behind the trees and at last the king struck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions। ठीक है, तो 2 घंटे बीत गए, सूरज भी ढलने लगा और अंत में राजा ने क्या किया, कुदाल को ग्राउंड में स्ट्रक कर दिया और कहा कि वाइज मैन, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के जवाब के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो आप बोल दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि कोई देखो दौड़ता हुआ आ रहा है। देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग के लिए। जैसे हियर कम्स समवन रनिंग, ठीक है, यानी कि कोई अभी दौड़ता हुआ आ रहा है, इसका ये मतलब। तो जब भी मान लीजिए कि कोई आपके बारे में बातचीत हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ पे नहीं हैं, आपके बारे में बातचीत हो रहा है कि वो कहाँ है, तो उसी समय आप आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर बोलते हैं कि लो मैं आ गया, जैसे बोलते हैं ना, लो मैं आ गया, तो उसी को बोलते हैं हियर आई कम। जैसे हियर आई कम, इसका मतलब होता है कि लो मैं आ गया, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेच देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं हियर का। उसी तरह से यहाँ पे भी स्ट्रेच देकर है कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे पार्ट 1 समाप्त होता है कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इसका पार्ट वाइज ही किया जाएगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया जाए। अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके साथ साथ PDF के साथ साथ कॉपी में भी समझाऊँ, या फिर कहीं टाइपिंग करने का सुविधा मिले तो वहाँ टाइप करके भी अलग अलग स्ट्रक्चर समझाऊँ। तो आप कमेंट करके आप अपना सजेशन दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जैसे पार्ट 1 समाप्त हुआ तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छे अच्छे जो मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स, उसको मैं अलग एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में कॉपी में समझाकर उसका वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आप अपने हिसाब से देखकर अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।